आज हम लोग एक और प्यारी कविता पढ़ेंगे, जिस कविता का नाम रहेगा हमारी नींद। क्या नाम रहेगा? हमारी नींद। यह आपका समझिए चैप्टर नंबर 9 है और यह 9 चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन कविता है, जिस कविता का नाम है हमारी नींद। जिस प्रकार आपको पिछली कविता समझ में आई है, उससे भी बेहतर यह कविता समझ में आएगी। ठीक है, और इसलिए आप इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे। हमारी भी कोशिश रहेगी आपकी कविता संपूर्ण रूप से समझ में आए। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि अब आप लोग का मैट्रिक का बोर्ड काफी नियर करीब आ चुका है, इसलिए बिना आलस किए हुए अब अपने सिलेबस पर लग जाइए, दिन रात मेहनत करिए ताकि आपका अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ पाए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि बनना है तो चांद बनो, बनना है तो चांद बनो, तारों में क्या रखा है। बनना है तो चांद बनो, त्यारों में क्या रखा है। और कुछ पाना है तो क्लासों में आओ, बाजारों में क्या रखा है। इसी के साथ मैं कविता को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम इसका लेखक परिचय देखेंगे। लेखक परिचय में देखते हैं, चलिए इस कविता का लेखक परिचय कैसा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसके जो कवि हैं आप याद रखेंगे, जिनका नाम बीरेन डंगवाल है। क्या नाम है? बीरेन डंगवाल, जिनका जन्म 5 अगस्त 1947 को कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था। एक बार और याद रखेंगे, जन्म 5 अगस्त 1947 कीर्तिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में रखा हुआ था। इनकी शिक्षा है एमए किए हुए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, और इन्हें उपाधि भी मिली है, जिस उपाधि का नाम है दी लिट्स है। हिंदी कविता के मिथकों और प्रगीत पर मिली है उपाधि। यानी एक बार इनकी जो उपाधि मिली है, एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बीरेन डंगवाल को किस उपाधि से नवाजा गया है, तो आप याद रखेंगे दी लिट्स। किस चीज पर मिली है? हिंदी कविता के मिथकों और प्रगीत पर, इसको याद रखेंगे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचना है, जो रचना है इस दुनिया में इनकी पहली एक कविता मानी जाती है। उसके बाद दुष्चक्र में सृष्टा, और इन्होंने जो है अमृत प्रभात, घूमता आईना, अमर उजाला में लेखन तथा संपादन का काम किए हैं, यानी पत्रकारिता से ही संबंध रखते हैं जाकर। और यह जो हम लोग कविता पढ़ने जा रहे हैं, यह कविता जो है आपको दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है, इसलिए इसको भी याद करना आपके लिए बेहतरीन जरूरी है कि कविता पूछता है कि जो हमारी नींद कविता है ये कहां से ली गई है, तो आप याद रखेंगे दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है जाकर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है कविता की ओर ध्यान देते हैं। कविता जो है ध्यान दीजिएगा, इस कविता का नाम है हमारी नींद। और यह कविता किस पर बनी हुई है, क्या हमको मैसेज देती है, इस पर भी ध्यान देना है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि हमारी नींद, नींद माने क्या होता है? सोना। जो हम सोते हैं उसको हम नींद बोलते हैं। लेकिन कवि जो आप तो जानबे करते हैं, कवि एक शब्दों से कई अर्थ निकालते हैं, लेकिन यह कविता बताएगी हमारी नींद नहीं, हमारी अलसता। हमारी कथी? अलस्यता। और आज जाके देख लीजिएगा, हमारी अलसता, आज मनुष्य इतना सुख सुविधाओं में लिपटते जा रहा है कि वह जो है ना सुख सुविधाओं के कारण दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहा है। जो कभी दिन रात मेहनत करता था, आज वह मशीनों पर डिपेंड हो गया है। और कभी जो है ना आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि भले हम रुके हुए हैं, लेकिन जो हमारे साथ ही जो प्रकृति है वह रुकी हुई नहीं है। वह रोज, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकेंड बढ़ रही है। इसलिए हमें भी इस प्रकृति के साथ बढ़ना चाहिए। हमें जीवन में कभी अलसता करना नहीं चाहिए। चलिए इसी को हम कविता के माध्यम से देखते हैं। आप लोग बिल्कुल शांत होकर सुनिएगा और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको कैसा कविता लगा जा करके। आइए कविता पर एक नजर। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़। जो पेड़ पौधा होता है, हम लोग भले सोए रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधा है
वह इंच में समझिए कि बढ़ रहा था, यानी उसको जितना बढ़ना है वह पर डे बढ़ रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसके बाद तो याद रखेंगे पेड़ किस मात्रक में बढ़ रहा है, तो इंच में, इसको याद रखेंगे। कुछ शुद्ध पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो भी समझिए कुछ सुता बढ़ जाते हैं, यानी सुता एक छोटा सा मात्रक है और उसमें पौधे बढ़ते हैं। एक बात और याद रखेंगे, मेरी नींद के दौरान, यानी हम लोग के अवस्था के दौरान, हम लोग के सुख सुविधाओं के दौरान, क्या नेचर रुका हुआ है? नहीं रुका हुआ है। नेचर प्रकृति बिल्कुल बढ़ रहा है, जिसमें पेड़ भी कुछ इंच में बढ़ रहे हैं और पौधे भी कुछ सूत में बढ़ रहे हैं। पॉजिटिव में आएगा कि पेड़ क्या चीज में बढ़ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब दीजिए। पौधे क्या चीज में बढ़ रहे हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है आपको जाकर के। उसके बाद अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सींगों से, अंकुर जो होता है, जो फल के भीतर से आपका थोड़ा थोड़ा जो बीज निकलने लगता है ना, उसको अंकुर कहा जाता है, डाफा जिसको बोलते हैं डाफा। तो जो वो अंकुर है, अपने नाम मात्र कोमल सींगों से धकेलना शुरू किया, यानी वो भी रुका नहीं होता है, वो भी अपने सींगों से ढकेलना शुरू करता है कि कब हम बीज के बाहर आ जाए, कब हम एक समझे पौधा का रूप धारण कर ले। ढकेलना शुरू किया बीज की फूली हुई छत के भीतर से, यानी जो वह एक बीज रूपी छत के भीतर जो अंकुर होती है, वह भी प्रतिदिन उस बीज के आवरण को ढकेलना शुरू करती है, ताकि हम भी समझे कि बाहर निकले। इस प्रकार इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अवस्था के दौरान, हमारे नींद के दौरान पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो है ना, अंकुर भी समझिए कि बाहर आने के लिए तत्पर है, लेकिन कुछ जो मनुष्य हैं, जो अवस्था के शिकार हो गए हैं, वह कुछ करना नहीं चाहते हैं, वह आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। और सुनिए अगला लाइन में क्या बताया गया है। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। यह मक्खी जो है छोटा सा जीव का नाम है, लेकिन यह मक्खी की तुलना गरीबों से की गई है कि एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। जिस तरह छोटे छोटे जीवों का जीवन क्रम बहुत जल्दी जल्दी पूरा हो जाता है, उसी तरह गरीबों का जीवन होता है। कब पैदा हुए, कब मर गए, इनकी सही समझिए कोई गारंटी नहीं होती है। कई शिशु पैदा हुए और कई उनमें से तो मारे गए। और गरीबों में जाके, गरीब बस्तियों में देख लीजिएगा, कई शिशु पैदा होते हैं, कई मारे जाते हैं, दंगे में, आगजनी में और बमबारी में। यानी जो गरीबों की जो स्थिति होती है काफी दयनीय होती है, और उनका जीवन एक मक्खी के समान होता है। और उनके जो घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, वह कभी आगजनी के शिकार हो जाते हैं, कभी बमबारी के शिकार होते हैं, कभी दंगे के शिकार हो जाते हैं। इसलिए जो है ना, गरीबों को यहाँ पर सचेत किया गया है, जागरूक किया गया है कि हम दो हमारे दो वाला समझिए कि तकनीक अपनाइए, छोटा परिवार सुखी परिवार, और तब जाकर के उसको अच्छी शिक्षा मिलेगा। और वो भी समझिए कि एक मक्खी की तरह नहीं, एक समझिए कि बड़े जीव की तरह अपना जीवन जी पाएंगे जाकर के। चलिए, तो इसको आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लेना है। कवि का कहना है कि हम लोग के अवस्था के दौरान हम लोग सुखो सुख से लिपटे रहते हैं, लेकिन पेड़ पौधा बढ़ रहा होता है। उसके बाद अंकुर जो भी है वो भी समझ आना शुरू हो जाता है बीज के अंदर से। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा भी हो जाता है। कई शिशु पैदा होते हैं, कई मारे भी जाते हैं, चाहे वह दंगा हो, आगजनी हो, बमबारी हो जाकर के। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला स्टेटमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंस है और इसको बेहतरीन ढंग से आप लोग देखिएगा। ठीक है, समझ में आएगा और कमेंट्स करते चलिए कि कैसा लग रहा है जाकर के। अब देखिए, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण। यहाँ कभी गरीबों की चर्चा करते हैं। एक बात आप लोग देखिएगा कि गरीब परिवार में थोड़ा सा दिखावा की भक्ति ज्यादा होती है। गरीब जो है ना, कमाता कम और खर्चा क्या करता है, ज्यादा करता है। इसलिए कभी करते हैं, कहते हैं कि गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण। मतलब गरीब जो होता है ना, वो पूजा पाठ करने में समझिए कि दुनिया भर का रुपया खर्चा कर देता है, जिसके वजह से वो क्या रहता है, गरीब ही गरीब रह जाता है। इसलिए गरीबी को दूर करना है तो फालतू खर्चों पर रोक लगाना पड़ेगा, एक एक रुपया को बचाना पड़ेगा। जो हम लोग देवी जागरण लाउड स्पीकर से कराते हैं, वो ऐसे भी करा सकते हैं। ये नहीं कि लाउड स्पीकर से ही देवी जागरण कराएंगे तो देवी माँ खुश रहेगी। हम बिना लाउड स्पीकर के भी समझे कि अगर जागरण करवाते हैं तो हमारी देवी माँ क्या रहती है, खुश रहती है। और कहा भी जाता है पूजा शांति का प्रतीक होता है। पूजा शांति का प्रतीक होता है। इसे आप शांति से ही करिएगा तो देवी देवता प्रसन्न होता है।
और एक लाइन भी है कि पहले की पूजा होते रहे बनवा में जाई के, पहले की पूजा होते रहे बनवा में जाई के, और आज की पूजा होता है डीजे बजाई के, कैसे तू बुला ले अपना माई के। इसलिए और अब माई को बुलाना है तो डीजे को बंद करना है, शांति से पूजा कीजिए, किसी एकांत जगह पर बैठ जाइए, देखिए समझिए कि देवी माता आप पर कैसे कृपा नहीं करती है। चलिए मैं फिर आगे बढ़ता हूं। गरीबी जो होती है उसका खर्चा होता है, क्योंकि वो छोटा सा एक देवी जागरण भी कराता है तो समझिए धमाके से कराता है, खर्चा करके कराता है, लाउड स्पीकर करके कराता है। अगला लाइन है, याने साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने। यह किस अत्याचारी की बात खोज रही है? जो वैसे अत्याचारी जो आलसी हैं, वैसे अत्याचारी जो भौतिक सुख सुविधाओं से लिपटे हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, बहुत सारा साधन जुटा लिए हैं। जैसे और मान के चलिए आपको हल बैल से खेत जोड़ना है तो आज ट्रैक्टर ला दिए हैं जाकर के, आज हर काम जो है ना वो मशीनों पर छोड़ दिए, बहुत सारा का समझिए कि साधन जुटा लिए हैं, मगर जीवन भी हटीला फिर भी बढ़ता ही जाता है हमारे नींद के बावजूद। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि जीवन हम लोग का हटीला है, हट्टी है। हम लोग भले सोए रहते हैं, भले हम लोग सुखे आराम में रहते हैं, लेकिन जीवन कभी रुका नहीं होता है, और जीवन हमारे नींद के बावजूद क्या होता है, बढ़ते जाता है। हम लोग का जीवन कभी हम रुक जाएंगे, आप रुक जाएंगे, लेकिन जीवन कभी रुकने वाला नहीं होता है। और देखिए और लोग भी हैं, कई लोग हैं ऐसे, बहुत समाज में लोग मिल जाएंगे जो सुख सुविधाओं से लिपट चुके हैं, और जानते हो अभी भी जो भूले नहीं करना साफ और मजबूती कार, और आज भी इस बात को साफ साफ समझे इनकार नहीं कर पाते हैं, यानी वो आलसी बनना चाहते हैं, वो सुख सुविधाओं का आनंद लेना चाहते हैं, और यही जो है ना हम अपने आज बॉडी से काम कम और समझिए कि भौतिक सुख सुविधाओं से ज्यादा काम करते हैं, जिसके वजह से आज हम लोग जो है ना शारीरिक मानसिक इन तमाम रूपों से कमजोर होते जा रहे हैं। कविता का यही मूल क्या है, आपका उद्देश्य है। मुझे विश्वास है कि आपको कविता बढ़िया से समझ में आ गई होगी। एक बार इसको आप वीडियो को री करके देख लीजिएगा, उसके बाद चलिए आपको लेके चलते एक्सरसाइज पर। मैं एक बार बार बोलता हूं कि जो चीज समझ में आ जाए उसके एक्सरसाइज में समझिए कि 9 के बराबर क्या होती है, दिक्कत होती है। थोड़ा सा चलिए हम लोग एक्सरसाइज को भी देखते हैं कि एक्सरसाइज में क्या प्रक्रिया है, कैसा एक्सरसाइज है, हम लोग से बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। देखो खूब ध्यान से देखिएगा, और इस एक्सरसाइज को आप तुरंत जाकर के जो है ना लिख लीजिएगा जाकर के। देखिए पहला क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता, बिंब यानी वस्तु की रचना करता, उसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैं आपको कविता का जब प्रथम अनुच्छेद पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि हमारे नींद के बावजूद जो है ना पेड़ पौधे सब बढ़ रहे हैं, यानी कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि जिस बिंब की रचना कर रहा है वह बिंब समझिए कि आपका मनुष्य है। क्या याद रखेंगे कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि जिस बिंब की रचना कर रहा है उस बिंब को, वह बिंब कौन सा है, मनुष्य है। और मनुष्य जो है ना आज आलसी बनते जा रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं के कारण पेड़ पौधे सबको अंकुर यानी जो प्रकृति के जितने भी वस्तु है वो सब बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मनुष्य ऐसा जीव है जो आज जो है ना अपने जीवन को आलसीपन में डाल करके छोटे करते जा रहा है। इसलिए याद रखिएगा कविता के प्रथम अनुच्छेद में मानव रूपी बिंब की रचना की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, मक्खी के जीवन क्रम का कभी दोबारा उल्लेख किए जाने का क्या मतलब है। मैंने बताया था कि मक्खी के जीवन क्रम के का कभी दोबारा उल्लेख करने का आश यही है कि कभी जो है ना इस मक्खी के जीवन क्रम की तुलना गरीबों की जीवन से करते हैं जाकर के, क्योंकि जिस प्रकार एक मक्खी का जीवन क्रम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है, उसी प्रकार आज गरीबों का जीवन है वह उसका भी जीवन समझिए कि बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। उनके घर में कई बच्चे पैदा होते हैं, उनमें कई आगजनी उसके बाद हत्या बीमारी के शिकार हो जाते हैं। इसलिए कभी यहाँ पर समझिए कि मक्खी के जीवन क्रम के माध्यम से गरीबों के जीवन क्रम की चर्चा करना चाहता है। अब सुनिए तीसरा क्वेश्चन है, कभी गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है। अभी मैं आपको बताया था, एक बार बढ़िया से याद पाइए, आप बताया था कि ना, यस और नो में जवाब दीजिए। कभी गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है कि गरीब बस्तियों में जागरण भी होता है तो लाउड स्पीकर से होता है, अर्थात गरीब बस्तियों में कमीनी कम और खर्चा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। यही गरीबी का सबसे बड़ा क्या होता है, कारण होता है। इसलिए हमें गरीबी को दूर करना है।
तो फालतू खर्चों पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और यही कवि का संदेश है, यही कवि कहना चाहता है इस लाइन के माध्यम से कि भाई कि आपका समझिए गरीब बस्तियों में जो है ना गरीबी का दूर करने का यही समझिए कि सबसे बढ़िया उपाय है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण करें। चौथा क्वेश्चन देखा जाए, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता? अभी मैं बताया था कवि वैसे अत्याचारियों का जिक्र करता है जो मानव तो है लेकिन मानव रूपी समझिए कि आलसी है, वह आलस्य करते हैं, वह सुख सुविधाओं में लिप्टे होते हैं, वह अपने शरीर से कोई काम करना नहीं चाहते हैं, वह चाहते कि सब काम हमारा मशीन से हो जाए, हम क्या नहीं कर पाए। इसे ऐसे मनुष्य को, ऐसे सुख सुविधा वाले और आलसी मनुष्य को कवि ने अत्याचारी कहा है। चलिए 5 नंबर है, इनकार करना न भूलने वाले कौन है? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। इनकार करना न भूलने वाले समाज में कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अमीर वर्ग के लोग हैं जिनके पास पैसा हो जाती है तो समझिए कि अपना जो है ना हर कुछ जो है ना हर कुछ अपनी आवश्यकता की पूर्ति मशीनों से करते हैं। उनको समझिए कि अपने बॉडी को थोड़ा सा भी मेहनत ऐसे स्पर्श नहीं कराते हैं। और ऐसे लोग आज भी हैं जो हमारे समाज के कानून नियम का सबका धजिया उड़ा देते हैं। ऐसे लोग को इनकार न करने भूलने वाले कहा गया जाकर के। अगला क्वेश्चन है हमको, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। अब बताइएगा इस कविता का शीर्षक हमारी नींद, कवि बड़ी सोच विचार कर रखा हुआ है। कवि हमारे नींद के माध्यम से यहाँ पर हमारी अलसता का उल्लेख करता है कि मानव जो है ना आज आलसी बन चुका है, और जब तक हम लोग अपनी इस नींद को, अपनी अलसता को नहीं त्यागेंगे, हम लोग का तरक्की होने वाला नहीं है। हम लोग का जीवन समझिए कि विकास नहीं करेगा जा करके। इसको भी आप बढ़िया से क्या करेंगे, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं 7 नंबर, व्याख्या करिए। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। अभी मैं बता रहा था, लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी नींद से ली गई है, जिसके कवि वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो गरीब बस्तियां होती है वहां पर पूजा प्रधान या जो भी कार्यक्रम होता है उसमें खर्चा ज्यादा होता है। वह देवी जागरण भी समझिए कि लाउड स्पीकर से करवाते हैं जाकर के, इसलिए जो है ना उनके वह हमेशा गरीब बने रहते हैं। कवि का यही कहने का समझिए कि तात्पर्य है जाकर के। ख नंबर दिया है, यानो साधन तो सभी जुटा लिया अत्याचारियों ने। फिर लिखेगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी नींद से ली गई है, जिसके कवि समझिए वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वैसे समाज में अत्याचारी लोग हैं जो काम न करने की वजह से बहुत सारा सुख साधन जुटा लिए हैं, और इसी सुख साधनों को पाने की वजह से वो आलसी बनते जा रहे हैं, जबकि हमारा नेचर या अन्य जितना भी समझिए वस्तु है वो आलसी नहीं है जाकर के। गौर हमारे हमारे नींद के बावजूद, इसका मतलब फिर लिखिएगा प्रस्तुत पंक्ति हमारी नींद से ली गई है, जिसके लेखक समझिए कि वीरेंद्र अग्रवाल जी हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारी नींद के बावजूद भले हम लोग समझिए सोए रहते हैं, लेकिन हमारे नींद के बावजूद प्रकृति रुका नहीं है। चाहे पेड़ हो, पौधा हो, या समझिए कि जीवन हो, वह जिसका भी जीवन हो वो सब आगे बढ़ते रहता है। हम खत्म हो जाएंगे, आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे नींद के बावजूद हमारी जीवन खत्म होने वाली नहीं है। इसको भी कर लीजिएगा। और एक 8वां नंबर क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता भाषा की शक्ति है या सीमा स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल लिखिएगा कि इस कविता में एक एक शब्द जो है ना एक एक महत्वपूर्ण अर्थ वाला है, जिनको जानने की कोशिश करनी पड़े ऐसा नहीं है, सबका सब अर्थ समझ में आता है। यह कविता की भाषा की शक्ति या सीमा, तो बताइएगा। यह कविता की भाषा की शक्ति है, क्योंकि कविता की भाषा में इतना दम है कि कम शब्दों में ही समझे कि अनंत अर्थ प्रकट कर देता है। और इतनी कम शब्द में एक मानव जाति को यह कविता जगाने का क्या करता है, काम करता है। इसलिए इसको हम सीमा नहीं बोलेंगे, यह कविता की गति है, भाषा की शक्ति है। अब आप हमको बताइएगा यह कविता पढ़कर कैसा लगा, आप क्या फील किए, और निश्चित है कि इसको तैयारी कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपको अगली कविता में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।